गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 16 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। एक बार देखते हैं ब्रीफली क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग। तो फ्रंट पेज पे एक आधी न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा देखने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, तो थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। बुद्धिस्ट सेंटर लॉन्च किया गया है क्योंकि मोदी जी नेपाल की विजिट पे गए हुए हैं, तो थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। और यहाँ से हम लोग एक्चुअली एक मेंस का क्वेश्चन भी डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे भी आपको एक मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया हुआ है, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिनलैंड एंड नेटो, ये थोड़ा सा घिसा पिटा न्यूज़ है, वैसे भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में आईआर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सवाल इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स होती हैं कभी कभी कुछ ना कुछ पूछ लेता है। उसके बाद आर्टिकल 124A, ये भी एक रिपीटेड सा ही टॉपिक है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक रहने वाला है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, फिर हम लोग थोड़े से एमसीक्यूज भी देखेंगे और फिर पढ़ लेंगे कुछ थोड़ा सा एडिशनल जो बोनस आर्टिकल हमारे पास हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आज हमारे सामने है वो आप जो देख रहे हो, देखिए थॉमस कप इंडिया ने जीता है पहली बार। और यहाँ पे हमेशा से भैया इंडोनेशिया एक बहुत टॉप प्लेयर रहा है, लेकिन पहली बार ये बहुत ही फिनोमिनल हुआ है, थॉमस कप जीता है। और कल जब ये थॉमस कप जीते थे तो इमीडिएटली इनके जीतने के बाद एक्चुअली बैंकॉक में हो रहा था और मोदी जी का कॉल भी आया था इनके पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो उनसे भी बातचीत किया, बड़ा अच्छा इंसिडेंट था वो। एनीवेज, कांग्रेस वंग्रेस के बारे में कुछ जानने की जरूरत हमें है नहीं, ये सब आप छोड़ सकते हो। फिनलैंड के बारे में आज हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। और देखिए एमपी स्टडी फाइंड्स हेपेटाइटिस इन द कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये एक बड़ा ही एक अपने आप में बड़ा ही यूनिक तरह का एक फिनोमेना यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे बच्चे, एक्चुअली आउट ऑफ 475 37 बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस बी पाया गया है। हालांकि बहुत सीवियर नहीं है और नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है हेपेटाइटिस के लिए उससे वो ठीक हो गए। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि जिस कारण से यूजुअली हेपेटाइटिस बी होता है, जिन माइक्रोब्स की वजह से होता है, वो नहीं थे उनके अंदर, उसके बावजूद भी हेपेटाइटिस के लक्षण उनके अंदर आए हैं, सिम्टम्स। ये एक बड़ी ही चिंता का विषय है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ है, इसमें अभी साइंटिफिक और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो यूजुअली सिम्टम्स कैसे रहते हैं? नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, हल्का फुल्का बुखार भी होता है, ये यूजुअली लक्षण होते हैं। लेकिन समस्या वही है कि जिस वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है वो वायरस बच्चों में नहीं पाया गया। तो कैसे हुआ, कोविड की वजह से कैसे वो चीज़ें डेवलप हो गई, ये अभी जो है एक मिस्ट्री का मामला है, थोड़ा देखना रहेगा। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, तो फ्रंट पेज पे तो हम लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो है कि राजीव कुमार जी को एज अ चार्ज मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो कई बार वो पर्सन इन न्यूज़ पूछ लेता है, हालांकि आजकल ये ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, पूछता नहीं है यूपीएससी पर्सन इन न्यूज़, पहले पूछ लिया करता था। बट एनीवेज, अगर इस इंफॉर्मेशन को भी छोड़ दें तो इलेक्शन कमीशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो उसकी पावर होती हैं, जो उसके फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। आज थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कौन इसके मेंबर होते हैं, एंड ऑल दैट। तो बेसिकली पहले क्या होता था, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, आपको बताता चलो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टेचुटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो सबसे पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। फिर बाद में 1989 में अमेंडमेंट हुआ और हमारे यहाँ पे जो एज है जो वोटिंग करने की, वो 18 साल कर दी गई। तो अचानक से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो गया, काम वर्क लोड हो गया, जिसको दूर करने के लिए फिर 2 एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ये शुरुआती बात हुआ करती थी, लेकिन फिर से 1 को कर दिया गया, लेकिन फिर से 3 को कर दिया गया। तो फिलहाल जो है अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे पास, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हालांकि इनकी जो पावर होती है, इनकी जो सैलरी होती है, वो सेम ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और इनका फिक्स टेन्योर होता है, वो 6 साल के लिए रह सकते हैं या फिर 65 एज तक रह सकते हैं। जो भी पहले आता है वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कि इसी इलेक्शन कमिश्नर उसको बनाया गया और उस समय उसकी एज जो है वो 63 ईयर्स थी, तो डेफिनेटली ये 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। हालांकि ये 6 साल तक रह सकते थे, लेकिन 2 साल में ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एज हो गई है। तो जो चीज़ पहले आती है उसके हिसाब से उनको रिटायर कर दिया जाता है। मान लो कोई 50 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया,
तो ये 56 साल तक रह सकते हैं, जबकि रिटायरमेंट एज इनका भी काफी बचा हुआ है। तो जो पहले आता है उसके हिसाब से होता है। आपको मैंने पहले बताया कि सेम सैलरी होती है, सेम पक्ष होता है, कोई ज्यादा फर्क इसमें होता नहीं है। और ये इनका स्टेटस बहुत हाई होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई छोटा मोटा पद नहीं है भैया, बहुत बहुत बड़ा पद है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का इनका जो है स्टेचर होता है, बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। और इसको आसानी से रिमूव भी नहीं किया जा सकता कि चलो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया रिमूव कर दो, नहीं नहीं, बहुत जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका जो है स्टेचर होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है उसी प्रोसेस से भी इनको रिमूव किया जाता है। तो काफी एक मुश्किल प्रोसेस रहता है इनको रिमूव करने का। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देख सकते हो। बाकी प्रोसीजर क्या है रिमूवल का, वो मैंने आपको पहले बताया। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनको रिमूव करने की प्रोसेस होती है, वही होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की भी। ये एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछ सकता है दैट रिमूवल प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया इज इक्वल टू द रिमूवल प्रोसेस ऑफ अदर ऑफिशियल्स। तो उसमें आपको पूछेगा वो जज ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना, इस तरह से पूछ सकता है सवाल। तो इन्फॉर्मेशन वही होती है हमारे सामने जो पहले से लक्ष्मीकांत के अंदर दिया होता है, लेकिन वो सवाल जो है इस तरह से घुमा के पूछता है कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। तो थोड़ा सा आपने उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसकी रिमूवल के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ होती है उसका 50%, और उस समय हाउस के अंदर जितने लोग प्रेजेंट होते हैं जो वोटिंग कर रहे होते हैं उनका 2/3। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जो रिमूव करने के लिए भैया बहुत टफ प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग इंपीचमेंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, रिमूवल वर्ड का यूज करते हैं। इंपीचमेंट वर्ड का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, ये आपने ध्यान देना है, ठीक है। और तो यही था इनके बारे में। बाकी 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने डाले हैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आप इसको डेफिनेटली पढ़े और स्क्रीन को पॉज करें। तीनों का आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कल मैं उन बच्चों के नाम भी अनाउंस करूंगा जिन्होंने बढ़िया आंसर दिए हैं, और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो किसी पार्टिसिपेशन जब आप करते हो ना, आंसर वगैरह करते हो, तो रिटेनिंग पावर बढ़ती है। तो एक बार जब आपने आंसर कर दिया ना, तो फिर वो आपको टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाता है। इसलिए स्कूल में बोलते थे बेटा लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, है ना। तो ये लिख लिख के याद करने का तरीका ही होता है। तो 3 क्वेश्चन है, नीचे जो है कमेंट सेक्शन में आंसर इसके दे सकते हो। पीएम टू लॉन्च बुद्धिस्ट सेंटर वर्क, क्योंकि नेपाल की यात्रा कर रही है, लुम्बिनी की यात्रा की है, ठीक है, मोदी जी ने, और वहाँ पे जो है बुद्धिस्ट सेंटर जो है लॉन्च करने किया है इन्होंने। और लुम्बिनी आपको पता है क्यों फेमस है? क्योंकि 623 बीसी के आसपास प्रिंस सिद्धार्था, सिद्धार्था गौतम नाम था इनका इनिशियली, और इनका लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ। बाद में ये गौतम बुद्ध बने, है ना। जब इनको निर्वाण मिला तो ये जो बिहार के अंदर बोध गया है वहाँ पे आए थे, और इन्होंने वहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला। उसके बाद ये गौतम बुद्ध बन गए, और बुद्ध बन गए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि उस समय पूरा एरिया एक ही हुआ करता था, कोई ऐसा बाउंड्रीज वगैरह नहीं हुआ करती थी कि नेपाल है इंडिया है, सब एक ही हुआ करता था। तो इसलिए इधर से उधर जाना, हमारा कल्चर वो एकदम बहुत ज़्यादा मैच करता है, ऑल दैट, राइट। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी में कुछ साल पहले कि डिस्पाइट बीइंग अ लैंड, देखिए सवाल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका मन करे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्पाइट बीइंग, एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग याद नहीं है एग्जाम की, लेकिन सेंस यही है जो सवाल पूछा गया था। डिस्पाइट बीइंग अ लैंड ऑफ ओरिजिन और बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, it declined in India over a period of time. ठीक है। डिस्कस द कॉजेज, ठीक है। आप इस सवाल को जो है 150 वर्ड में डाल सकते हो, ठीक है। इवन आप ये भी बता सकते हो कि दैट सिर्फ डिक्लाइन नहीं हुआ, डिक्लाइन के बाद अभी मॉडर्न समय में 20th सेंचुरी में बुद्धिज्म का रिवाइवल भी हुआ है इंडिया में खासकर, ठीक है। तो उसके कारण भी बता सकते हो कि दैट डिस्पाइट बीइंग डिक्लाइन फॉर सो मेनी सेंचुरीज, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन 20th सेंचुरी। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा सवाल बनेगा ये आपका जीएस पेपर 1 के अंदर। तो अगर आप वो भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, गूगल में थोड़ा सा खुद रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो आंसर लिख सकते हो। तो इंडिया में बुद्धिज्म के कई सारे कोर्सेज बताए जाते हैं।
देखिए, जैसे कि हमेशा होता है, कोई भी एक संस्था शुरू होती है या कोई भी कम्युनिटी शुरू होती है, कोई भी स्पिरिचुअल लहर जो है शुरू होती है, तो इनिशियली वो बहुत ऑनेस्ट रहती है, उसकी जो वैल्यूज़ होती है उसके साथ बहुत इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब उसके ओरिजिनल जो फाउंडर्स होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो उतना ज़्यादा इंटैक्ट नहीं रह पाते। ये ऑब्वियस सी बात है ना? तो जब शुरुआत में तो जो बुद्धिस्ट जो संघ हुआ करते थे, मोनेस्ट्री के अंदर जो ऑर्डर हुआ करता था, जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो संत महात्मा हुआ करते थे, वो इनिशियली काफ़ी ऑनेस्ट हुआ करते थे। इनिशियली जब बुद्ध थे इस धरती के ऊपर, और उसके कुछ सालों तक भी। लेकिन लेटर ऑन उनके मृत्यु के कुछ सालों के बाद जो है थोड़ा बहुत करप्शन शुरू हो गया था संघ वगैरह में। लग्जरी लाइफ जीने लगे वहाँ के संत महात्मा लोग, और बहुत सारा पैसा डोनेशन के लिए एक्सेप्ट करने लगे। वो सारी चीज़ें हुई। फिर जो है गुप्ता पीरियड के दौरान जो है फिर वो रिवाइवल हुआ हिंदुइज्म का, तो बुद्धिज्म जो है थोड़ा बैकफुट पे चला गया, क्योंकि जो मौर्य किंग्स थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन बाद में जब गुप्ता किंग्स आए तो वो हिंदुइज्म को फॉलो करने लगे। तो एक वो भी चीज़ हुआ यहाँ पे। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बुद्धिज्म के डिक्लाइन में, क्योंकि इनिशियली जब गौतम बुद्ध जी थे और उससे कुछ सालों तक उस लैंग्वेज का यूज़ किया गया जो आम जनता समझती थी। उस समय आम जनता जैसे प्राकृत और पाली यही लैंग्वेज समझती थी, और इसी में उन्होंने अपने जो प्रीचिंग किया करते थे इसी लैंग्वेज में किया करते थे। लेकिन बाद में जो बुद्धिस्ट संत महात्मा थे जो उनको फॉलो करने वाले थे, जो बुद्धिस्ट मंक जिनको बोलते हैं, वो फिर बाद में थोड़ा सा ना एलीट हो गए और संस्कृत का यूज करने लगे, क्योंकि संस्कृत जो है वो एलीट लैंग्वेज मानी जाती थी। तो जब संस्कृत का यूज करने लगे तो आम जनता से कनेक्शन टूट गया। तो एक भी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे रहा। और स्प्लिट इन द बुद्धिज्म बाद में हीनयान, महायान और कई सारी ब्रांचेस बन गई, तो वो इंटैक्ट नहीं रह पाया। रॉयल पैटर्नेज मिलना बंद हो गया। रॉयल पैटर्नेज का मतलब ये होता है कि जो राजा महाराजा जो है वो आपको धन देते हैं, दौलत देते हैं, आपको रहने के लिए जगह देते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो मौर्य समय में वो बहुत चला, लेकिन मौर्य के बाद वो जो है थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें। फिर रोल जो है हिंदू प्रीचर्स बाद में, जैसे शंकराचार्य जी को इसका एक बहुत क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ का। शंकराचार्य जी ने हिंदुइज्म को रिवाइवल किया और बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स के साथ उन्होंने डिबेट किया और बहुत लोगों को डिबेट में जो है हराया, तो जिसकी वजह से दोबारा से हिंदुइज्म रिवाइवल हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ सबको जो है उन्होंने इंटैक्ट किया शंकराचार्य जी ने। तो वो भी इनका एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। उसके अलावा कुछ और रीज़न अगर आपके दिमाग में आते हैं आप डेफिनेटली बता सकते हो कि इसका जो है डिक्लाइन क्यों हुआ। फिर बाद में 20th सेंचुरी में इसका बहुत रीज़न की वजह से रिवाइवल भी हुआ। वो मैं काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि हिंदुइज्म का रिवाइवल कैसे हुआ है। बुद्धिज्म को लेके जो है कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, आप स्क्रीन पोज कर सकते हो और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। वैसे इसके आंसर मैं सबको दे चुका हूँ पहले ही, बट स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट कि आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो जो है एक मेंस का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, आप इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए और पूछ सकता है इस तरह के सवाल वो आपसे डेफिनेटली। जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे वीमेन हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है ना, चिल्ड्रन होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, तो ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, डिसेबल्ड पीपल हैं, दिव्यांग जिनको बोला जाता है, तो यहाँ से सवाल यूपीएससी में डेफिनेटली वो बहुत बार पूछता है। तो इसी में जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है हमारी कंट्री की सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड और सबसे ज़्यादा जो है सप्रेस्ड कम्युनिटी मानी जाती है। तो इससे डेफिनेटली सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ से सवाल है आपके लिए, इन द लाइट ऑफ द एक्ट passed in parliament for the protection of the transgender people, discuss the issues faced by the community, also suggest some solutions to make the community an integral part of the society। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया है एक्ट, अब आपको खुद बताना है कि वो एक्ट कौन सा है, उसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या रहे हैं, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब आपको पढ़ना है, तभी जाके कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो, और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जाती हैं सेक्शंस के द्वारा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ठीक है। तो उसको लेकर आज आर्टिकल है दैट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट द लॉज। हालांकि जो है ट्रांसजेंडर को लेकर हमारे पास ऑलरेडी कानून है, ठीक है, और ये कानून जब पास हुआ था तो ऐसा माना गया था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को काफ़ी बेनिफिट होगा। 2019 में भी पास किया गया था, उससे पहले 2016 में भी पास किया गया था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो है ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है, सबसे बड़ी बात, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अभी आपके सामने है।
लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स पर्सन और जो जेंडर क्यूअर होते हैं इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। क्योंकि देखिए जो जेंडर है ना, एक हमारे जैसे कि तो हमारे पास नॉर्मल सेक्स होता है, मेल और फीमेल हो गया, राइट, ये तो दो हो गए। लेकिन जेंडर एक बहुत ही ज्यादा वास्ट एक कैटेगरी हो जाती है, और इवन यूएसए वगैरह के अंदर तो 24 जेंडर से भी ज्यादा को जो आइडेंटिफाई किया गया है बहुत जगह पे। तो जेंडर में बहुत सारी वो चीजें होती है, तो इसको आप किसी एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर बांध के नहीं रख सकते हो, है ना। तो एक तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर फैसिलिटी वगैरह में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, वो सारी चीजें हुई। उसके अलावा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं ये अपने लिए एक सर्टिफिकेट भी बनवा सकती हैं डीएम की ऑफिस में विजिट करके, ठीक है। और अगर किसी ने सेक्स चेंज करवाया है अपना, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, वो भी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन है, डेफिनेटली आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ट्रांसजेंडर पर्सन में ओनली चेंज देयर फर्स्ट नेम, तो पहला नेम चेंज कर सकते हैं, सरनेम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भी एक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज रही है देखने को, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन जो है किया गया था, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री एंड द 5 ट्रांसजेंडर पर्सन। लेकिन जो है इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है इस कानून का। पहली बात इन्होंने कहा कि जो डेफिनेशन है वो काफी ज्यादा वेग है, जो क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी है ना, वो सारी चीजें हुई। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन होता है ग्राउंड के ऊपर, उनको ध्यान में यहाँ पे नहीं रखा गया है। और कहीं देखिए, ट्रांसजेंडर पर्सन वो उसको बोला गया है कि जो बर्थ, जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपको एक जो है बताया गया था कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो उस समय जो आपका रिकग्नाइज्ड जो सेक्स था, मेल या फीमेल, जब उससे अलग, जब आप बड़े होते हो, आपकी एज होती है, अगर आप उससे अलग आइडेंटिफाई करते हो तो इसका मतलब ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन का हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ था। उसके अलावा ट्रांसजेंडर जो इस समय सरकार के अंदर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ वगैरह में काम करते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्रोविजंस के अंदर इसकी कमियां थी, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के द्वारा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ, चाहे बचपन से लेके बिल्कुल जो है आखिर तक किया जाता है, राइट, इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं है। और स्कूल में, कॉलेज में, जो पब्लिक स्पेस होता है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उसको लेके यहाँ पे जो है बात कही गई है। फोर्स टू लीव पेरेंटल हाउस, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब किसी के घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो कम्प्लीटली मेल और फीमेल नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, तो उसको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। ये भी एक हमारी सोसाइटी का बड़ा ही एक डार्क फेज है। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पड़ोसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो एक बेसिकली घर से भगा दिया जाता है। एजुकेशन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे, स्कूल्स एडमिशन्स नहीं देते हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस को, और वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, बाथरूम नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें, है ना। ये एक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट में तो खैर समस्या है ही। यूजली क्या रहता है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है उतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके साथ, तो वो प्रोस्टिट्यूशन को जो है उनको फोर्स किया जाता है अपने सर्वाइव करने के लिए, है ना। बैगिंग जो है, भीख भीख वगैरह मांगा जाता है, वो सारी चीज़ें। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है इनको, जिसकी वजह से स्टिग्मा बन गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके, है ना। और हेल्थ का तो खैर बहुत बड़ी समस्या है ही, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन और स्टिग्मेटाइजेशन वगैरह कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एचआईवी भी, अकॉर्डिंग टू 2017 सर्वे जो कि किया गया था यूनाइटेड नेशन यूएनएआईडीएस के द्वारा, इनका कहना है कि 3.1% जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर, वो जो है एचआईवी पॉजिटिव है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। उसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली होते ही हैं। एक्सेस टू पब्लिक स्पेस और शेल्टर नहीं है, यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जब वो हॉस्पिटल में विजिट किया जाता है तो उनको डिनाई कर दिया जाता है। अपार्टमेंट्स वगैरह जब रेंट पे लेने जाते हैं तो वो उनको डिनाई कर दिया जाता है ना। जेंडर न्यूट्रल स्पेस हमारे यहाँ पे नहीं बनाए जाते हैं, तो कभी आप देखिए रेलवे पे, हॉस्पिटल में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, तो वहाँ पे बाथरूम होता है मेल और फीमेल के लिए, तो इनको जो है दोनों के अंदर ही एंट्री नहीं मिलता है बेसिकली, तो बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सिविल स्टेटस की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है बहुत बार। और जेंडर बेस्ड वायलेंस तो खैर उसके तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको पता ही है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 21, 23 वगैरह, ये सब बात करते हैं इसके बारे में। और इवन 2014 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट
जो लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसे नालसा जजमेंट कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2014 में आया था। इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। इसके तहत लीगल तौर पे इंडिया में जो है थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया था। इससे पहले मेल फीमेल होता था, तो उसके बाद जो है थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, ट्रांसजेंडर। तो कई बार गवर्नमेंट जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे थर्ड जेंडर भी लिखा होता है ना, वो किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, लेकिन उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर 2018 में भी एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था, जिसमें जो है सेक्शन 377 को जो है वो पहले इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी को जो है पहले क्राइम माना जाता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे जजमेंट रहा था। उसके बाद फिर 2016 में हम लोगों ने राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन बिल ये हम लोगों ने पास किया। फिर 2019 में फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट हम लोगों ने किया, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ लिए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों हमारे सामने रहता है वो होता है फिनलैंड स्वीडन इंच क्लोजर टू द बिकमिंग द नाटो मेंबर, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, सीधी सी बात है। देखिए अभी तक तो फिनलैंड और स्वीडन है वो न्यूट्रल कंट्री थे, राइट। लेकिन जब उनके भैया अभी खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर कि रशिया कभी भी अटैक कर सकता है, मतलब ऐसे मुझे पता नहीं है रिपोर्ट कितनी रिलायबल है, लेकिन कई सारे जो स्पाई एजेंसीज हैं, सीआईए है या फिर इवन यूक्रेन की भी कई एजेंसीज हैं जो ये कह रही हैं कि यूएसए जो मिस्टर पुतिन है उनको ब्लड कैंसर है और इसीलिए थोड़ा बौखलाए हुए हैं, और वहाँ पे कभी कूप भी हो सकता है रशिया के अंदर। पता नहीं कितना रिलायबल है, लेकिन वही अगर ये रिलायबल है तो फिर भैया बुढ़ापे में वो आदमी मृत्यु, मतलब ब्लड कैंसर है जिस आदमी को, तो ऐसे तरह के एक्शन ले रहा है जो कि काफ़ी गलत है। एनीवेज, तो जो है स्वीडन और फिनलैंड को जो है नाटो के मेंबर ये नहीं थे। उसके अलावा जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब कंट्री नाटो का मेंबर हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको नाटो के अंदर एंट्री मिला है, शुरुआत से नहीं था, बाद में मिला है। एनीवेज, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री को कब कब नाटो का मेंबर बनाया गया है। तो 1940s में तो ये सारी कंट्री थी ही, बेल्जियम, नेदरलैंड वगैरह वो सब। फिर 1982 में जो है स्पेन को दिया गया, 2004 में बुल्गारिया, इस्टोनिया वगैरह इसको ऐड किया गया। 2017 के अंदर मोंटेनिग्रो को भी एक्चुअली इसका मेंबर बनाया गया, और 2020 में मैसिडोनिया, तो बिल्कुल लेटेस्ट है ये वाला। लेकिन स्वीडन और नॉर्वे अभी तक इसके मेंबर नहीं थे, क्योंकि अलग अलग रीजंस होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इनको लगा था कि अगर हम लोग रशिया अगर नाटो का मेंबर बनेंगे तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, और ये किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहते थे बेसिकली। और एक्चुअली फिनलैंड और स्वीडन के अंदर काफ़ी प्रो रशियन सेंटीमेंट भी हैं सोसाइटी में, वो सारी की सारी चीज़ें रही। लेकिन अभी जो कि यूक्रेन के ऊपर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनके बेचारों की हालत ख़राब हो गई है। तो ये चाहते हैं कि यार हमें प्रोटेक्शन मिले और हम लोग नाटो का मेंबर बने। हालांकि पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, अगर अगर तुमने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं आपके ऊपर सीधा जो है मिसाइल डालूंगा। और वो मिसाइल इतनी फास्ट होंगी कि 10 सेकंड के अंदर वो आपको जो है टारगेट को हिट कर सकती हैं। धमकी तो मिल रही है, क्योंकि देखिए जब बात फिनलैंड की आती है तो 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है रशिया फिनलैंड के साथ, राइट। और एक्चुअली एक्चुअली अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है वो भी फिनलैंड काफ़ी हद तक रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। रशिया की कई बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती हैं, वो वहाँ से बिजली ही लेता है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, डिपेंडेंसी भी है दोनों की। रशिया के ऊपर फिनलैंड ज़्यादा डिपेंड करता है, फिनलैंड के ऊपर रशिया काफ़ी कम डिपेंड करता है, पहली बात तो ये। और इतना बड़ा बॉर्डर है, तो रशिया के लिए भी आसान नहीं होगा इसको टैकल करना, क्योंकि 1300 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे जो है अपनी सेना लगाना, वो भी इतनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे होती हैं, बर्फबारी होती है, और बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू ना नॉर्थ पोल। तो समस्याएं हैं, और फिनलैंड के लिए तो वैसे भी समस्या है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा आर्मी है नहीं। तो अगर कल को रशिया ने अटैक कर दिया तो फिनलैंड बेचारा क्या करेगा। इसीलिए फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, ताकि नाटो जो है अपनी फोर्सेस को यहाँ पे जो है वो तैनात कर सके। लेकिन अगर बाई चांस मान लो ऐसा होता है तो रशिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा अटैक करने से। तो यार मुझे तो बड़ा टेंशन हो जाता है कभी बार, इस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर 3 नज़र आता है कई बार। क्योंकि जब अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर 1 को देखो या वर्ल्ड वॉर 2 को देखो, इसी तरह की छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुआ था, और बाद में वो इतना स्पाइरल हो गया। लेकिन भैया ये 1920s 1940s नहीं है, ये 2022 है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का मतलब है बिल्कुल तबाही, क्योंकि अभी सब मोस्टली कंट्रीज के पास जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और रशिया ने तो बोल भी दिया है कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन आई, मेरे ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुआ, तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं न्यूक्लियर भी यूज़ कर दूंगा। तो बातें हैं, ठीक है, देखना रहेगा बाद में क्या रहेगा। एनीवेज, तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। तो आईआर को लेके इंटरनेशनल जो हैपनिंग्स रहती हैं उसको लेके मैंने यहाँ पे 2 एमसीक्यूज डाले हैं।
और एक्चुअली ये पुराने एमसीक्यूज हैं, हम लोग इसको ना 2-3 महीने पहले भी हम लोगों ने किया था, लेकिन मैंने दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट किया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है। तो उसके बारे में है ये। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स, एक आर्टिकल इसके बारे में है, और दूसरा है वार्सो अग्रीमेंट, वेसनर अग्रीमेंट के बारे में है। दोनों आपको पता होना चाहिए। ये वाला तो 2011 में पूछा गया था यूपीएससी में, और ऊपर वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था यूपीएससी में। दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है और सिक्योरिटी से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर भी एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल है जो कहता है इन अबेयंस ऑफ द सेक्शन 124A अ प्रोविजनल रिलीफ। देखिए, जब आज के आप आर्टिकल को देखोगे ना, तो वही घिसे पिटे पुराने से आर्टिकल हैं। ये 124A के बारे में कहता है। ये जो मैरिटल रेप के बारे में हम लोग 2 दिन अच्छा खासा डिस्कशन हम लोगों ने किया, तो उसके बारे में कहता है, और बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा चौधरी जी हैं वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट एक्चुअली है नहीं इस पूरे मामले में। वो जो है PhD स्टूडेंट हैं, ठीक है, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। तो स्टूडेंट हैं, तो इसीलिए शायद मुझे लगा इनके आर्टिकल के अंदर उतना डेप्थ नहीं रहा होगा। और ये रिपीटेड सा आर्टिकल भी है, क्योंकि अभी कोर्ट के 2 जजेस ने स्प्लिट बेसिकली यहाँ पे डिसीजन दिया है। एक ने कहा है कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, दूसरे ने कहा कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी में मैरिज को सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। अगर आपने इसको इलीगली रिकॉग्नाइज कर लिया तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं, मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जब आर्टिकल 124A की बात करते हैं, तो इन्होंने भी वही घुमा फिरा के रिपीटेड सी ही चीज़ें बोली हैं। पहली बात तो ये कि अभी आर्टिकल 124 जो किसकी बात करता है, सेडिशन की बात करता है, राइट। तो अभी कोर्ट के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी समय से जो है तू मैं चल रही थी एक तरह से, क्योंकि कोर्ट कह रहा था कि यार ये जो 124A है ना, ये कॉलोनियल लेगेसी है ना, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और अभी प्रेजेंटली इसका काफ़ी मिसयूज हो रहा है। तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर थोड़ा सा हार्श पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। तो उसने सरकार से जवाब मांगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि 124A को जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिसयूज करती हैं बेसिकली। तो सरकार ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं इसके बारे में सोचूंगा, रीथिंक करूंगा, ठीक है, और मैं आपको जल्दी ही जवाब दूंगा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन वेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताओ बेटा अब तुम्हारा क्या जवाब है। सरकार ने कहा कि सर अभी मुझे सोचने का समय और चाहिए। कहने की मतलब ये है कि जब ये बातें चल रही थी, जब गवर्नमेंट ने कहा कि मैं रिकंसिडरेशन करूंगा, अब रिकंसिडरेशन का मतलब ये है कि सरकार भी मानती है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है। अगर मिसयूज नहीं होता तो सरकार इसके फेवर में आर्गुमेंट देती। अब रिकंसिडरेशन का मतलब तो यही है कि भैया गलत हो रहा है, मैं इसको कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, इसको खत्म करूंगा, अमेंडमेंट करूंगा, क्या है वो अलग बात है। तो जब इसी तरह की बातें हो रही थी, सेंटर से डिले हो रहा था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो है आर्टिकल 124A का के बेसिस पे कोई नया केस नहीं लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जो पुराने केस चल रहे हैं वो अभी तक चलते रहेंगे, ठीक है। तो मिसयूज तो इसका डेफिनेटली होता ही है, और ये आज से चर्चा में नहीं है, बहुत समय से चर्चा में है। आज़ादी के समय से चर्चा में है, गांधी जी के ऊपर लगाया गया था, अम्बेडकर जी के ऊपर तो खैर नहीं लगा, गांधी जी के ऊपर लगा था, तिलक जी के ऊपर लगा था, और मुंशी जी के ऊपर भी लगा था। और मुंशी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया इसके बारे में, और मुंशी जी का कहना था कि देखो भैया, डेमोक्रेसी तब जब तक सर्वाइव कर सकती है जब तक वहाँ पे अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर वहाँ पे अपोजिशन नहीं है तो मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा के.एम. मुंशी जी ने कहा था। और बहुत ज़बरदस्त कोट उन्होंने दिया था। ये कोट अगर आप जीएस पेपर 4 वगैरह में भी कभी कभी यूज़ कर सकते हो। द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर सकती है जब वहाँ पे लोगों के पास ये पावर हो कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो तो गवर्नमेंट जो है वो चेक में रहती है, अदरवाइज गवर्नमेंट का एक्शन जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाते हैं, राइट। तो ये के.एम. मुंशी जी ने कहा है, तो आप यहाँ पे कोटेशन को जो है नोट कर सकते हो। फिर बाद में जब इतना सारा आर्गुमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर, फाइनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सेडिशन को नहीं इंक्लूड किया। लेकिन फिर भी जो आईपीसी 124 है इसके अंदर वो सेडिशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेडिशन नहीं हम लोगों ने किया था, लेकिन आईपीसी के अंदर था, और इसी का काफी ज्यादा मिसयूज किया गया। आजादी के बाद इवन 1960s में काफी ज्यादा मिसयूज किया गया है इसका। तो जब इतना ज्यादा मिसयूज हो रहा था, लेकिन उस समय कई सारे केस जो है वो कोर्ट्स वगैरह में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और कई सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको नलीफाई कर दिया 1950s में। लेकिन 1960s में जो है एक और केस आया, केदारनाथ केस, और ये एक लैंडमार्क केस माना जाता है, क्योंकि इस केस ने जो है आर्टिकल 120 सेक्शन 124A को एक्चुअली लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया था। यहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। तो केदारनाथ केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यस, सेडिशन लॉ जो है वो हमारे लेजिस्लेचर स्टेच्यूट का पार्ट है,
और वो रहना चाहिए। सरकार को ये अधिकार है कि वो कुछ केसेस में सेडिशन लॉ लगा सकती है, ऐसा केदारनाथ के अंदर कहा गया था। लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि वो रैंडमली नहीं लगाना चाहिए। जब तक कोई शब्द, बोले हुए शब्द, ठीक है, या कोई सॉन्ग समझ लीजिए, या कोई राइटिंग समझ लीजिए, या कोई भी एक्शन, जब तक ये वायलेंस को लीड नहीं करता है, जब तक वायलेंस नहीं होता, जब तक आप उसको सेडिशन नहीं बोल सकते। मतलब अगर मैं सड़क पे खड़ा होकर सरकार को गालियां देने लगूं तो ये सेडिशन लॉ नहीं है, सेडिशन मेरे ऊपर नहीं लगाया जा सकता जब तक मेरे एक्शन से वायलेंस नहीं होता है, तब तक। तो ऐसा केदारनाथ के अंदर कहा गया था। देखिए इसको कितने सारे केस साल हो गए हैं, 60 साल के लगभग इसको हो गए हैं। तो अभी इसको डेफिनेटली दोबारा से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि इतने समय में समाज की सच्चाइयां बदल जाती हैं, राइट। तो ये सारा का सारा केस जो है वो सुप्रीम के कोर्ट के अंदर है, और इसको अभी फिलहाल 24A को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जिसके ऊपर दोस्तों 124A लगा दिया जाता है ना, तो ये नॉन बेलेबल है, बेसिकली मुश्किल हो जाता है आपको बेल लेना। और सरकारी नौकरी तो भैया भूल ही जाओ अगर आपके पास 124A लग गया है। बड़ी सारी समस्याएं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे कंट्री में 124A अगर नहीं होगा तो ये सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगेंगे और वायलेंस होने लगेगा। यूएपी है हमारे पास, और यूएपी जो है इस तरह की चीज़ों को अच्छे से हैंडल करता है। या फिर सरकार कुछ और एक थोड़ा सा वोटेड डाउन वर्जन लेके आ सकती है एडिशन एक्ट का, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। बाकी एक हमारे पास ये है, आप थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक आर्टिकल है, खास मुझे इसमें कुछ दमदार लगा नहीं, और थोड़ा इसके बारे में जानना चाहो तो ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप कोई बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप सारी जानकारी ले सकते हो। एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आपके पास अभी थोड़ा समय है, ठीक है। 7900 इसका फीस है, और हर सैटरडे को आपकी करंट अफेयर की क्लासेज ली जाती हैं। ये जो करंट अफेयर करवाया जाता है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परस्पेक्टिव से करवाया जाता है, और इसकी जो वैलिडिटी रहने वाली है वो रहने वाली है मेंस 2023 तक। तो अच्छे से डिटेल, अच्छा खासा डिस्कशन होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट किया करो, पार्टिसिपेट पूरा किया करो, ठीक है। और इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।